हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग होम फाउंडेशन की ओर से इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम मेनली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये बड़ा सारा चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। आज हम फाइनली फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्डियक डिसीजेस पे, पूरे चैप्टर हम एंड करेंगे। तो चलो बच्चे लोग, हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कार्डियक डिसीजेस अगर हमें पढ़नी है, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए ब्लड प्रेशर के बारे में। बच्चों लोग, ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसके रिलेटेड फिर जो जो डिसीजेस होगी वो हम सीखेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? ब्लड प्रेशर इज द लैटरल प्रेशर। क्या होता है ब्लड प्रेशर? लैटरल प्रेशर exerted by flowing blood on the walls of artery, on the walls of artery। मतलब क्या? अच्छे से समझ लो बच्चे लोग। जब जब कंसीडर करो, मैं सबसे पहले एक आर्टरी ड्रॉ करता हूं। ये है हमारी एक आर्टरी। अब इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। जब ये ब्लड आर्टरी के अंदर फ्लो होगा, ये इस आर्टरी पे कुछ ना कुछ इसे लैटरल प्रेशर एग्जर्ट करेगा। लैटरल प्रेशर बोले तो साइड में प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ये जो साइड वाला प्रेशर रहेगा, इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। अब भाई, ब्लड प्रेशर दो वैल्यूज होती है। कितनी वैल्यूज होती है? दो वैल्यूज। हम हमेशा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस है दोनों में? तो एक होता है ड्यूरिंग सिस्टोल, एक होता है ड्यूरिंग डायस्टोल। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज द मैक्सिमम प्रेशर, आई रिपीट, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर exerted by the flowing blood on the walls of the artery during systole। और डायस्टोलिक क्या रहेगा? इट इज द मिनिमम प्रेशर exerted by the flowing blood on the walls of the artery during diastole। ये रहेगा मैक्सिमम प्रेशर, ये रहेगा मिनिमम प्रेशर। ये कब रहेगा? ड्यूरिंग सिस्टोल, ड्यूरिंग सिस्टोल। और ये कब रहेगा? ड्यूरिंग डायस्टोल। आप मुझे बोलोगे सर जी ये सिस्टोल डायस्टोल क्या है? तो सिस्टोल डायस्टोल के लिए पिछला पार्ट अच्छे से देखना। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन। तो जब भी आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड प्रेशर ज्यादा, आर्टरी रिलैक्स होगी, ब्लड प्रेशर कम। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा होता है रफली 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। तो जब जब हम नॉर्मल बीपी लिखेंगे तो हमें याद रखना है, नॉर्मल बीपी हम हमेशा लिखते हैं 120/80 mmHg। अब कोई कोई बच्चे हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, वो बोलते नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 80 से 120। भाई ऐसा है क्या? नहीं जी नहीं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? 120/80 mmHg। इसमें 120 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसमें 80 है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120 क्या है? सिस्टोलिक। 80 क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब एवरेज बोलेंगे तो एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 110 से 130 mmHg और डायस्टोलिक होता है 70 से 90 mmHg। तो ये रेंज है, इसके बीच में हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये सबको पता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर घट गया तो क्या होगा, वो भी हमें डिटेल में सीखना है। उसके पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ, ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हो? कभी डॉक्टर के पास गए हो? जब भी आप कोई पुराने वाले डॉक्टर के पास, कोई भी सीनियर डॉक्टर के पास जाओगे ना, उनके पास एक फुसफुस वाला मशीन होता है जिससे वो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। वो फुसफुस वाली मशीन का क्या नाम है? उसका नाम है बहुत बड़ा सारा नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर। ये प्रेशर मेजर कर रहा है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मेजर करता है? ब्लड प्रेशर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मेजर करता है? यूज्ड
टू मेजर बीपी, क्या मेजर करने के लिए? ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी मेजर करने के लिए। अब वो कैसे काम करता है? कभी किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर उसे आपका बीपी मेजर करना है, सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको बोलेगा भाई स्लीव्स फोल्ड कर ले, स्लीव्स फोल्ड कर दो और एक यहाँ पे पट्टा बांध देगा, पट्टा बांध देगा, यहाँ पे उसका स्टेटोस्कोप रखेगा। उसका क्या रखेगा? स्टेटोस्कोप, वो जो हेडफोन जो कान में डालता है, वो दो कान में हेडफोन डालेगा और उसका जो ऐसा गोला वाला पार्ट होता है वो आपकी इस बीच वाले पार्ट में रखेगा। वो ऐसा एक चील कलर का बटन होता है, उसे टाइट करेगा, फुस 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 फुस, हवा भरते जाएगा, हवा भरते जाएगा, हवा भरते जाएगा, एक पॉइंट तक हवा भरेगा। उसके बाद स्लोली से ना वो जो नॉब होता है ना, नॉब सिल्वर कलर का, आप अच्छे से डॉक्टर के जाओगे तब ऑब्जर्व करना, वो नॉब वो खोलना शुरू कर देता है। जैसे वो नॉब खुलता है ना, वो जो उसका मीटर होता है उस पर रीडिंग नीचे 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 आनी शुरू होती है। जब 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 ब्लड प्रेशर उसमें नीचे आ रहा है ना, वो डॉक्टर को उसके वो हेडफोन में ना आवाज सुनाई देगा। जिस पॉइंट पे पहली बार आवाज सुनाई दिया, जिस पॉइंट पे पहली बार फर्स्ट बार हार्ट साउंड सुनाई दिया, उसे हम कहते हैं, उसे हम कंसीडर करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद आवाज सुनाई देता है, सुनाई देता है, सुनाई देता है, एक पॉइंट आता है जहां पे आवाज बंद हो जाता है, पॉइंट एट विच साउंड स्टॉप्स, आवाज बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बच्चे लोग समझो प्रोसीजर, क्या करना है? पट्टा बांध देना है, पट्टा बांधा तो वो जो एक सिल्वर कलर का होता है नॉब, वो बंद कर देना है, टाइट कर देना है। फिर उससे कफ से हवा पंप करनी, पंप करनी, पंप करनी, एक पॉइंट तक हवा पंप करोगे, उसके बाद नॉब खोल दोगे, नॉब खोलोगे खोलोगे, वो प्रेशर नीचे 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 आएगा। एक पॉइंट पे जब वो आएगा, हमें आवाज सुनाई देने लगेगा। जिस पॉइंट पे फर्स्ट बार आवाज सुनाई दिया, वो हो गया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद हमें कंटिन्यूअसली आवाज सुनाई देता है, जिस पॉइंट पे आवाज सुनाई देना बंद हो गया, वो रहेगा हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो आवाज सुनाई दे रहा था, जो आवाज सुनाई दे रहा था बच्चे लोग, उसे हम कहते हैं कोरोटकोफ साउंड। उसे हम क्या कहते हैं? कोरोटकोफ साउंड। ये आपको याद रखना है, जो आवाज हमें सुनाई देता है बाय मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज कोरोटकोफ साउंड। जहां पे सुनाई दिया पहली बार सिस्टोलिक, जहां पे बंद हुआ वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो बच्चे लोग, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आजकल के जमाने में सबसे कॉमन बीमारी है। हम सबके घर में कोई ना कोई तो भी हाई बीपी वाला पेशेंट होता है। अभी हाई बीपी वाले पेशेंट को तकलीफ क्या है भाई? उस महोदय को तकलीफ है कि उसका बीपी 140/90 mmHg से ज्यादा है। उसका ब्लड प्रेशर किससे ज्यादा है? 140/90 mmHg से ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब है भाई हाइपरटेंशन है तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाइपरटेंशन में 3 लोगों को प्रॉब्लम होता है। हमारा सबसे पहला जो पार्ट है जिसे अफेक्ट होगा वो खुद हार्ट है। सबसे पहले कौन है? हार्ट। दूसरा किसे प्रॉब्लम होगा भाई? दूसरा प्रॉब्लम होगा हमारे किडनी को। और तीसरा कौन से भाई को पार्ट प्रॉब्लम होने वाला है? भाई हमारे ब्रेन को। तो 3 लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम होगा हाई बीपी के कारण, हार्ट, किडनी, ब्रेन। अब हार्ट को क्या प्रॉब्लम है? हार्ट को प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपको नॉर्मली काम कराने लगा रहा हूँ 6 घंटे, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो 6 घंटे, रोज में अगर आपको जबरदस्ती 12-12 घंटे बिठाओ, चलेगा क्या आपको? अंडर प्रेशर रोज बोलो भाई बेड 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 बेड, आप बोलोगे नहीं यार। एक दिन आप बोलोगे सर नहीं अब मुझसे नहीं होता, आप काम करना बंद कर दो। यही हमारा हार्ट करेगा भाई। नॉर्मल प्रेशर में रोज काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है, 60 साल जी रहा है आदमी, 70 साल जी रहा है, 80 साल जी रहा है, नॉर्मल प्रेशर में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा देर काम कर पाएगा क्या? नहीं। एक पॉइंट के बाद ये भी दम तोड़ देगा और हमारा हार्ट हो जाएगा फेल, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। जिस कंडीशन को क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। हार्ट बोलेगा नहीं भाई अब मुझसे इतना नहीं होता, काम करना बंद कर दिया। अब आते हैं किडनी पे। अब किडनी को क्या प्रॉब्लम है भाई? किडनी को प्रॉब्लम ये है कि हार्ट में अगर हार्ट के कारण ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड ज्यादा कहाँ पहुंचेगा? किडनी पे। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो ज्यादा प्रेशर है तो किडनी को ज्यादा से ज्यादा ब्लड फिल्टर करना पड़ रहा है, मतलब किडनी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। भाई किसी को भी ज्यादा काम दिया तो वो काम कर सकता है क्या? नहीं यार। आज के जमाने में किसी को भी ओवरलोड करना पसंद है क्या? नहीं। जितना काम है वही नहीं होता है हमसे, ओवरलोड होगा क्या? नहीं। तो एक पॉइंट पे किडनी भी दम तोड़ देगी। किडनी विल ऑल्सो लीड टू किडनी फेलियर इवेंचुअली। ये सारी क्या एक दिन में होने वाली चीजें क्या? नहीं भाई नहीं।
लंबे समय तक चलते आ रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। और तीसरा है अब ब्रेन। आप बोलोगे ब्रेन फेलियर करके तो कभी सुना ही नहीं, फिर क्या है ब्रेन में? ब्रेन में बच्चे समझ लो, ब्रेन में ना बच्चे लोग, हमारे ब्रेन में छोटी छोटी सी कैपिलरीज होती है। ब्रेन में जो कैपिलरी होती है ना, एकदम फाइन होती है, छोटी छोटी सी। इसके अंदर से जब ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मल इसमें हो रहा है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये कैपिलरी बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, ब्लड उससे बाहर आ जाएगा, और इस कंडीशन में होगा ब्रेन हिमोरेज। इस कंडीशन में क्या होगा? ब्रेन हिमोरेज। ब्रेन हिमोरेज यानी कि हमारी कैपिलरीज फट जाएगी और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं ब्रेन हिमोरेज। अक्सर आपने लोगों को ब्रेन हैमरेज बोलते हुए सुना होगा, वो हैमरेज नहीं होता है भाई, वो होता है हिमोरेज। तो ये 3 प्रॉब्लम्स होगी हाई ब्लड प्रेशर के कारण, और ये तीनों की तीनों एक दिन में नहीं होती है, ये तीनों की तीनों लंबे समय तक अगर ये कंडीशन है तब जाके होगी। तो इसलिए जिस जिस बंदे का बीपी हाई होता है, डॉक्टर हमेशा उसे दवाइयां देते हैं बीपी नॉर्मल होने के लिए। और बीपी की दवाई अगर एक बार लाइफ में शुरू हो गई तो वो कभी बंद नहीं होने वाली, ये भी याद रखना। तो हमारे इंडियन लोग एक दिन बीपी बढ़ गया तो दवाई लेके अगले दिन दवाई बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर को पूछे, तो ये करना नहीं है, घर वालों को भी ये करने नहीं देना। बीपी डायबिटीज ऐसी 2 मेन चीजें हैं जिसकी अगर दवाई एक बार शुरू हो गई तो मरते दम तक दवाइयां शुरू रहने वाली है। तो बीपी वाले लोगों ने दवाई कंटिन्यूअसली टाइम पे लेनी है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होते रहता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो किसी किसी दिन अगर हमने दवाई नहीं ली, बीपी शूट कर गया अचानक से, इनमें से कोई भी कंडीशन हो जाएगी, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए इतनी आपको थोड़ी सी, हमारी जो मेन घर वाले होते हैं उनकी थोड़ी सी केयर ले लिए कि टैबलेट टाइम पे लो, बीपी रेगुलर मॉनिटर करते रहो, कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है, इस पर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है बच्चों लोग, अगले इस पे आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है? सबसे पहले तो कोरोनरी आर्टरी क्या है, हमने एक पिछले से पिछले वाले पार्ट में सीखा था। कोरोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट। जो आर्टरी खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। मैं एक हार्ट ड्रॉ कर देता हूं। अब इसे ये ब्लड सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी अगर इसे ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर 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 कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट जमा हो गया, इसके अंदर फैट जमा हो गया, कोलेस्टेरॉल जमा हो गया, कोलेस्टेरॉल जमा हो गया, तो क्या हो जाएगा? हमारा ब्लड सप्लाई हार्ट को कम हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट। रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट। इस रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट वाली कंडीशन को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस। अब आप मुझे बोलोगे ये अथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्यों होती है? ये सिर्फ मोटे आदमी को ही होगा क्या? नहीं जी नहीं, ये पतले वाले आदमी को भी हो सकती है। क्यों, कैसे, क्या, वो अच्छे से समझो। फैट हम सब में होता है, आदमी कितना भी पतला हो उसमें कुछ ना कुछ तो फैट रहेगा। वो थोड़ा भी अगर फैट है, वो फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल, वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो सकता है। कब शुरू होता है? जब आदमी की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, सुबह टाइम पे नहीं उठ रहा, रात को टाइम पे नहीं सो रहा है, अल्कोहल पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, वो ओवरवेट है, उसको जेनेटिक हिस्ट्री है, तो ये सारे के सारे होते हैं रिस्क फैक्टर, जो कि हमारी रिस्क बढ़ा रहे कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाए। कोरोनरी आर्टरी में जमा हो गया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। हार्ट को ब्लड सप्लाई कम, उस कंडीशन को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस। इसके कारण क्या होगा? अंजाइना पेक्टोरिस। इसके कारण क्या होने वाला है? अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस क्या है? अंजाइना पेक्टोरिस है सडन चेस्ट पेन। सडन चेस्ट पेन ड्यू टू reduced blood supply to heart. Due to reduced blood supply to heart. अगर हार्ट को कम ब्लड जा रहा है तो भाई हार्ट काम करेगा क्या? करेगा, कुछ हद तक करेगा, पर एक पॉइंट आएगा कि वो बोलेगा बस भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है। ये वही कंडीशन है अंजाइना पेक्टोरिस। हमारे हार्ट को अब कम, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है,
अब हार्ट को जितना ब्लड चाहिए था उतना ब्लड पहुंच पा रहा है क्या? नहीं, थोड़ी सी जगह जिसमें से ब्लड जा रहा है। और जब मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करूंगा, मैं एक्स्ट्रा भागूंगा, मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस लूंगा, मैं एक्स्ट्रा लोड लूंगा, जब मेरे हार्ट को ज्यादा ब्लड की जरूरत है बट रास्ता नहीं है, ब्लड कम पहुंच रहा है, उस पॉइंट पे अचानक से मेरी चेस्ट बहुत दुखेगी। चेस्ट जो दुखती है, जो सडन चेस्ट पेन होता है ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, उसे हम कहते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। उसे हम क्या कहते हैं? अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस की खासियत यह है कि जैसे ही पेशेंट आराम करता है, पेन गायब। पेशेंट ने आराम किया, पेन गायब। हमें लगता है थोड़ा सा था, हम छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, बट ये एक्चुअली भगवान जी हमें इंडिकेशन दे रहे कि भाई तेरे हार्ट में गड़बड़ है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जा। और हम लोग पहचान ही नहीं पाते। बॉडी अक्सर लोगों को सिम्टम्स देगी ही देगी, ऐसा कोई नहीं होता है जिसे सिम्टम ही नहीं मिला है। अक्सर हमें सिम्टम मिलते हैं, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। तो सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है? चेस्ट पेन होना। थोड़ा भी आदमी चल रहा है तो उसे चेस्ट पेन हो रहा है उसे ब्रेथलेसनेस हो रहा है, उसे हम कहते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। और इसके मेन जो पॉइंट है, पेन डिसअपियर्स, पेन डिसअपियर्स ऑन रेस्टिंग। पेशेंट ने जब रेस्ट करा, पेन गायब हो जाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। अगर अंजाइना पेक्टोरिस भी कोई पेशेंट पहचान नहीं पाया तो क्या होगा भाई? तो अल्टीमेट है, फाइनली उसे हो जाएगा मायोकार्डियल इंफेक्शन। मायोकार्डियल इंफेक्शन बोले तो हम सबने सुना हुआ सबसे कॉमन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बारे में सुना है ना भाई? क्या होता है? अब इस केस में थोड़ा तो भी ब्लड जा रहा था हार्ट को, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। हार्ट को ब्लड जा पाएगा क्या? नहीं। हार्ट बोलेगा मैं तेरे बॉडी को, हर जगह को बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा हूँ, ऑक्सीजन दे रहा हूँ, तू मुझे ही ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, मैं क्यों काम करूं? उस पॉइंट पे हार्ट खुद काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिस केस में ब्लड सप्लाई टू हार्ट इज स्टॉप्ड। हार्ट को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया है क्योंकि कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है। उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चे लोग? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या करना चाहिए? हार्ट अटैक आया है किसी पेशेंट को, क्या करोगे? उस केस में सबसे पहले पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि भाई ये क्या हो गया अचानक से। इतना टाइम होता है कि नहीं, 1 मिनट के अंदर पेशेंट आपके हाथ से जा चुका रहेगा। आप सोचते ही रह जाओगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर पेशेंट नीचे गिर गया, चक्कर आके गिरा है, उसकी ये यहाँ पे ना पल्स होती है, इसे कहते हैं कैरोटिड पल्स। ये चेक करना कहाँ पे है? पेशेंट की थोड़ी सी गर्दन मुड़ाना और ये जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे अपनी फिंगर्स टच करके रखना, यहाँ पे आपको पल्स फील होगी। अगर ये पल्स फील हो रही है यानी कि मोर देन 40% ब्लड सप्लाई है हार्ट को, तो आपके पास टाइम है रिएक्ट करने के लिए। अगर ये पल्स फील नहीं हो रही है तो भाई गड़बड़ है। हार्ट का ब्लड सप्लाई 40% से भी कम है और 99% केसेस में ये हार्ट अटैक होता है जब कैरोटिड पल्स फील नहीं हो रही है। कैरोटिड पल्स फील नहीं हो रही है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना है। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर उसका काम करेगा, आपका बस एक ही काम है, टाइम से उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। अगर टाइम से नहीं पहुंचा पाया, अगर हॉस्पिटल सर्विस अवेलेबल नहीं है तो यू हैव टू स्टार्ट CPR। अब बोलोगे सर क्या है CPR? CPR है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होती है, ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ये हम सबको, रास्ते पे के हर कॉमन मैन को CPR आनी चाहिए। बट हमारे इंडिया में हम उतने पढ़े लिखे नहीं है कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स में ये चीज नहीं सिखाई जाती। ये एक्चुअली हम सबको सिखाई जानी चाहिए। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो। CPR क्या होता है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारा का सारा उस वीडियो में जाके देखना। ये सबको देखना कंपलसरी है। अब भले ही पूरा सिलेबस का पार्ट ना देखना बट CPR देखना ही देखना। CPR कब, कैसे, क्यों करना है। तो चलो बच्चे लोग हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है मायोकार्डियल इंफेक्शन। हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, हार्ट काम करेगा क्या? नहीं। हार्ट ने अगर काम नहीं किया तो क्या होगा? कैसे ट्रीट करोगे मायोकार्डियल इंफेक्शन को? इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले उसे पहचानोगे कैसे? उसे पहचानने के लिए हमें करना पड़ता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है? बेसिकली एक एक्सरे है। आसान से शब्दों में बोलूं, एक एक्सरे जैसा प्रोसीजर होता है जो क्या चेक करता है, क्लॉट हुआ है कि नहीं, ब्लड, ये जो
ये पीछे वाली डायग्राम, हाँ ये जो क्लॉट है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंजियोग्राफी। क्या डिटेक्ट करना है, टू डिटेक्ट द ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी। आसान से शब्दों में कोरोनरी आर्टरी का एक फोटो खींचते हैं कि ब्लड क्लॉट हुआ है कि नहीं। अगर एंजियोग्राफी में डिटेक्ट हुआ ब्लड क्लॉट हो गया है, फिर क्या करोगे भाई, फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक होता है एंजियोप्लास्टी और एक होता है बाईपास। आपने नाम तो सुने होंगे एंजियोप्लास्टी और बाईपास। अब कब कैसे करना है उसके बारे में रफ आइडिया मैं आपको बता दूं। बच्चे लोग, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है। हम एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी में हम पेशेंट की बॉडी में स्टेंट डालते हैं। स्टेंट बोले तो आसान से शब्दों में एक ऐसा ड्रग जो कि ये क्लॉट को खोल देगा, जो कि ये क्लॉट को ब्रेक कर देगा। ये क्लॉट को ये गायब कर देगा। क्लॉट गायब तो जो ब्लड सप्लाई चल रहा था, नॉर्मल ब्लड सप्लाई जो था पेशेंट का, वही शुरू हो जाएगा। तो इस केस में पेशेंट का नॉर्मल ब्लड सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। इस कंडीशन को, इस ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी, जहां पे हमें सिर्फ वो क्लॉट मिटा देना है। फिर बाईपास में क्या करते हैं, बाईपास में जब क्लॉट बहुत बड़ा है, जब क्लॉट अच्छा खासा बड़ा है, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, तब हम क्या करते हैं, जब रास्ते में बहुत सीवियर ट्रैफिक है, अक्सर हम क्या करते हैं, बाजू वाले रास्ते से गाड़ी निकाल देते हैं। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने कट मार दिया, हमने गाड़ी घुमा ली। गाड़ी कहाँ से घुमा दी, एक अल्टरनेट रास्ता निकाल दिया। ये ताला रास्ता जो ब्लॉक था उसे ब्लॉक ही रहने दिया, बाजू से ब्लड निकाला दिया। इसे हम कहते हैं बाईपास। इसे क्या कहते हैं, बाईपास। तो हमारे पास दो मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है, एंजियोप्लास्टी और बाईपास। एंजियोप्लास्टी में वो क्लॉट निकाल देना है, बाईपास में हमें एक बाहर से रास्ता बनवा देना है। अगर ये दोनों भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, अल्टीमेट लास्ट स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट काफी रेयर है, बट डे बाय डे इट्स बिकमिंग मोर कॉमन। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सही टाइम पे डोनर मिलना चाहिए। अब डोनर कैसा होना चाहिए, डोनर होना चाहिए ब्रेन डेड। एक ऐसा आदमी जो कि ब्रेन डेड हो चुका है, यानी कि वो उसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, बट बाकी ऑर्गन्स अभी थोड़ी देर के लिए काम कर रहे हैं, वो भी थोड़े ही देर में मरने वाला है, थोड़ी देर में वो मरने वाला है। उस आदमी का हार्ट अगर टाइम पे हमें मिल गया और उसका डोनर का, रिसीवर का, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, तो ही हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। हार्ट ट्रांसप्लांट हम सिर्फ और सिर्फ किस आदमी का लेते हैं, ब्रेन डेड। तो ये हमें याद रखना है बच्चे लोग। ये थे कार्डियक डिसीजेस और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे सीपीआर, ये मैंने अलग से कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, उसमें आप देख सकते हो। हार्ट और उसके रिलेटेड डिसीजेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे अलावा उसमें जो आपको डिटेल में आना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको डेली लाइफ में जिंदगी भर काम आने वाला है। तो बच्चे लोग ये पार्ट अच्छे से देखना, अच्छे से समझो, क्वेश्चंस करो, फिर से वीडियो देखो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बच्चे लोग इस पार्ट में यही पे रुकूंगा, न्यू चैप्टर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।